हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। किराए पर मकान नहीं दूंगी। राजपुर की गलियां सुबह की धूप में नहाई हुई थी। दुकानों के शटर उठ रहे थे। इस इलाके में राजपुरा नाम की एक सोसाइटी थी जहां शांति देवी रहती थी। उसके सोसाइटी में 2 फ्लैट थे, जिसमें से एक में शांति देवी यानी कि बुजुर्ग महिला रहती और एक फ्लैट उसने किराए पर दिया हुआ था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से भीतर बेचैनी थी। किराया समय पर मिले तो चैन रहे, लेकिन पता नहीं ये कैसा किराएदार मिला है मुझे। पता नहीं ये रोहन का बच्चा कब मेरा किराया देगा। दरअसल शांति देवी का किराएदार रोहन पिछले 3 महीनों से उसका किराया टाल रहा था। वो जब भी अपने फ्लैट का किराया मांगने जाती तो वो कोई न कोई बहाना बना देता। एक रोज, राकेश 3 महीनों का किराया बाकी है, आज कुछ इंतजाम हो जाएगा। अरे आंटी, बस 2 दिन और, काम फंसा है इसलिए अभी दे नहीं पा रहा। हर बार यही कहते हो रोहन। अरे मेरे भी खर्चे हैं, तुम तो कमाते हो, लेकिन मैं तो किराए के सहारे ही जी रही हूँ और आगे पीछे कोई है भी नहीं जो मेरे पैसे दे सके। आंटी, अभी मैं काफी थक गया हूँ, सिर भी दर्द हो रहा है। जैसे इंतजाम हो जाएगा मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। ऐसा कहकर रोहन ने दरवाजा बंद कर दिया, पर उसकी बात बीच में ही अधूरी रह गई। शांति देवी उदास मन से लौट गई। उनके पड़ोसन ने उसे देखा तो कहा, शांति जी, आजकल किराएदार भरोसे के लायक नहीं, कागज में लिखवा लिया करो। बहन, आजकल किसे फुर्सत है कोर्ट कचहरी की। खैर, अब मैं चलती हूँ। शीला भी खाना बनाकर अपने घर जाएगी। शांति देवी अपने फ्लैट पर चली गई। उनके फ्लैट पर उनकी काम वाली शीला उनका इंतजार कर रही थी। मालकिन, आप आ गई? चलिए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। एक नंबर का बेकार इंसान है वो रोहन और उसकी बीवी। ना जाने क्या सोचकर मैंने उन्हें अपना फ्लैट किराए पर दे दिया था। शीला ये सब सुन रही थी लेकिन कुछ बोली नहीं। शांति देवी के घर में उसके अलावा और कोई नहीं था। ऐसे 1 हफ्ता बीत गया। कुछ दिन बाद शांति देवी फिर रोहन के घर गई। तुम पागल हो गई हो क्या? आखिर कहाँ से लाओगी इतने पैसे? तुम तो जॉब भी नहीं करती। हाँ, लेकिन इसका एक रास्ता है जिससे वो हमें कभी भी परेशान नहीं करेगी। वो क्या? कान इधर लाओ। फिर सोनम उसके कान में कुछ कहती है। कुछ देर बाद रोहन शांति देवी को फोन करता है। हेलो आंटी जी, पैसों का इंतजाम हो गया है, आप घर आकर पैसे ले जाइए। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। पुलिस के नाम से अच्छे अच्छों की अकल ठिकाने आ जाती है। मैं अभी आती हूँ। तभी शीला किचन से बाहर आती है। अरे मालकिन, खाना लगा दूं? अभी नहीं शीला, रोहन का फोन आया था। अच्छा, तेरा काम हो गया तो तू घर जा, मैं बाद में खा लूंगी। फिर शीला भी वहां से चली जाती है और शांति देवी भी उसके जाते ही चली जाती है। लेकिन फिर अगले दिन सुबह राजपुर की वही गलियां पर आज सन्नाटा था। पुलिस, भीड़ और सिसकियां। शांति देवी का कुछ अता पता नहीं था। तुमने आखिरी बार उन्हें कब देखा था? साहब, मैं तो रोज की तरह काम करके अपने घर चली गई। मालकिन को कहा था कि खाना लगा दूं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा, कुछ याद है? नहीं साहब, उन्होंने कुछ नहीं बताया। हाँ, उन्होंने बस इतना कहा था कि रोहन का फोन आया है। कौन? राकेश? उनका किराएदार साहब बड़ा ही चालाक इंसान है। उसने कई महीनों से शांति देवी का किराया नहीं दिया है। उससे कई बार उनकी बहस भी हुई थी। लेकिन कमाल की बात है कि शांति देवी के साथ साथ उनका मोबाइल भी गायब है। खैर, हवलदार, जल्दी चलो रोहन के घर। वो जब उसके घर गए तब हमें क्या पता साहब कहाँ गई। यहाँ से पैसे लेने के बाद वो चली गई थी। हो सकता है किसी ने उनके पैसे छीन लिए हो। क्यों सोनम? हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। अब पुलिस को उन पर शक होने लगता है और वो उन पर नजर रखते हैं। वो जब आधी रात को बिल्डिंग की छत पर जाते हैं जहां उन्होंने शांति देवी के सर पर वार करके उसे एक बोरी में बांध कर रखा था और वो बेहोश पड़ी हुई थी, तभी पुलिस वाले भी वहां आ जाते हैं। ओहो, तो ये है तुम्हारी सच्चाई। हमें तो तुम पर पहले से ही शक था। किराया विवाद का मतलब ये नहीं कि कानून हाथ में लिया जाए। तुम दोनों ने ठीक नहीं किया। साहब, शांति देवी की सांसें अभी चल रही हैं, वो अभी जिंदा हैं। जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो और इन दोनों को जेल में डालो। हम क्या करते साहब, वो बार बार हमें फोन करके परेशान कर रही थी, इसलिए उस शाम जब वो घर आई तो हमने उसके सिर पर वार करके उसे बोरी में भर लिया
और पल भर में ही सब बर्बाद हो गया। पुलिस ने अब रोहन और सोनम को अरेस्ट कर लिया। सोनम और रोहन अब जेल की हवा खा रहे थे। वहीं शांति देवी अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। किराया विवाद को हमेशा लिखित समझौते, संवाद और कानून से सुलझाएं। हिंसा एक कठोर अपराध है और इसका खामियाजा पीढ़ियां भुगतती हैं। क्या कहा? चंडीगढ़? तुम्हारा ट्रांसफर चंडीगढ़ कर दिया गया है? हाँ स्वाति, मैंने तो ऑफिस वालों से बहुत कहा कि मेरा घर शिमला में और हमें वहीं खुले में रहने की आदत है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारी बात तो वैसे भी कोई नहीं सुनता। कब से कह रही थी अपनी माँ को पटा लो, कुछ दिन मुझे मेरे मायके जाने दो। आजकल वहाँ पर ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ लगी हैं, खा भी आऊंगी और ले भी आऊंगी। कम से कम कुछ दिनों की सब्जी के पैसे तो बच जाएंगे। हाँ, अब सब्जी के लिए मैं तुम्हें 100 किलोमीटर दूर भेजूं, अगले की दुश्मन, उतना तो किराया लग जाएगा। और अब तो वैसे भी तुम चंडीगढ़ शहर में रहने जाने वाली हो, तो मैडम वहाँ पर तो मंडी से ही सब्जियाँ मिलती हैं, और वो भी ताजी नहीं बल्कि बासी। इसलिए अब उसी की आदत डाल लो और हाँ, अपना और मेरा सामान पैक कर लो। मेरा एक दोस्त है वहाँ, उसे मैंने बोल दिया कि हमारे लिए कोई रहने के लिए किराए पर घर देख लेगा। आग लगी तुम्हारे मैनेजर को जिससे तुम्हारा ट्रांसफर वहाँ कर दिया। बताओ भला, अच्छा भला अपने मकान में रहते थे, लेकिन अब किराए पर जाकर रहना पड़ेगा। जहाँ एक तरफ स्वाति और अनूप चंडीगढ़ जाने की बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ में रहने वाली आशा देवी अपने बगीचे में खड़े होकर अपने पेड़ पौधों से बातें कर रही थी। अरे अरे, तू क्यों मुरझाया हुआ सा है? अच्छा, समझ गई, तुझे प्यास लगी है, मैं अभी तुझे पानी देती हूँ। आशा देवी जैसे ही पीछे मुड़ी तो अपने बगीचे में लगे लाल लाल टमाटर को देख बड़ी खुश हुई। वाह वाह मेरे लालू, तू तो बड़ा खुश लग रहा है, ऐसे खुश रहकर। आशा देवी अपने बगीचे में लगी सब्जियों से बातें कर ही रही थी कि तभी विवेक नाम का एक लड़का उनके यहाँ आता है। नमस्ते आंटी, कैसी हो? अरे विवेक बेटा, मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसा है? मैं भी मजे में हूँ आंटी। अच्छा आंटी जी, वो आपसे एक काम था। हाँ बोलना। वो मेरा एक दोस्त है, उसका ट्रांसफर चंडीगढ़ हो गया और वो और उसकी पत्नी किराए पर कमरा ढूंढ रहे हैं, तो क्या आपके यहाँ कमरा खाली है? हाँ, ऊपर वाला कमरा खाली है ना। पहले जो किराएदार थे ना, बड़ी चिक चिक करते थे, इसलिए मैंने उन्हें भगा दिया। मैं पहले कह देती हूँ, मुझे किराएदार नेक दिल चाहिए। आप चिंता मत कीजिए आंटी जी, पहाड़ी लोग हैं, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो ले आओ उन्हें। अगले दिन विवेक उन दोनों को आशा के घर ले आते हैं। देख लो बेटा, ये मेरा घर है। नीचे वाले फ्लोर पर मैं रहती हूँ और ऊपर वाला फ्लोर किराए के लिए है। किराया पूरे 7,000 होगा, बोलो मंजूर है? अरे बाप रे, 7,000? आंटी जी 7,000 में तो हमारे शिमला में 3 परिवार किराए पर रह लेते हैं। वो शिमला है बेटी और ये चंडीगढ़ शहर। हाँ तो शहर है तो क्या आंटी जी, इतने पैसे किराए में ही दे देंगे तो हम खाएंगे क्या? अरे स्वाति, तुम कैसी बातें कर रही हो? चुप रहिए जी, बुढ़िया को अपनी बातों में फंसा रही हूँ ताकि कम पैसे ले हमसे। आंटी जी 1 मिनट जरा अपना चेहरा इधर कीजिए। क्यों? मेकअप करते वक्त बिजली चली गई थी, कहीं अंधेरे में काजल ही ऑटो पर तो नहीं लगा लिया? क्या हुआ? हाय मैं वारी जाऊँ, कितनी खूबसूरत है आंटी आप जरूर 50 की होंगी, है ना? क्या 50? मैं इतनी जवान लगती हूँ? जवान? आप तो बिल्कुल रेखा जैसी लग रही हैं। रेखा और मैं? हाय, अगर अमिताभ जी ने आपको पहले देख लिया होता ना तो पक्का आपसे ही शादी करते। हाय, अमिताभ जी से शादी करने का तो मेरा सपना था, लेकिन शादी हो गई शक्ति कपूर से। अच्छा, मैं शक्ति कपूर तो मनोरमा। अरे बस कर, मेरी माँ और कितना फेंकेगी, दोनों के बीच आते झगड़ा करवा दिया। अरे तुम आगे आगे देखते जाओ, होता है क्या? तुम्हारी मेहनत की कमाई मैं ऐसे थोड़ी ना वेस्ट जाने दूंगी। अरे बस आंटी जी अंकल जी, आप दोनों ही एकदम परफेक्ट जोड़ी हैं, बिल्कुल धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जैसे। दोनों के दोनों अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाते हैं। जाओ अब तुम लोग अपना सामान ऊपर वाले कमरे में रख दो और किराया चलो 5,000 ही दे देना। अरे वाह, तुम्हारा जादू तो चल गया स्वाति। स्वाति अनूप को देखकर मुस्कुराई और सामान लेकर ऊपर चली गई। दरअसल स्वाति बड़ी ही कंजूस थी, वो अच्छे से जानती थी कैसे करके पैसे बचाए जाए। अब वो दोनों आशा देवी के मकान में किराए पर रहने लगते हैं। अगले दिन स्वाति अनूप के साथ बाजार जाती है। क्या कहा? 40 रुपए किलो बैगन? हे भगवान, अच्छी लूट मचा रखी है इन्होंने। इतनी महंगी सब्जी इंसान खाए क्या और बचाए क्या? ऐसा करो आप आधा किलो कर दो। अब वो आधा किलो बैंगन लेकर घर आ जाती है और शाम को उसकी सब्जी बनाती है। ना जाने इस सब्जी में वो स्वाद ही नहीं है। तभी आशा देवी उसके यहाँ आती है। स्वाति ये लो, थोड़ी लहसुन की चटनी बनाई थी, अब हम बूढ़े बुढ़िया कितनी ही खाएंगे, सोचा थोड़ा तुम लोगों को भी दे आऊं। लहसुन की चटनी? ओह शुक्रिया आंटी जी। स्वाति और अनूप जैसे ही उस चटनी को चखते हैं तो खुश हो जाते। वाह क्या चटनी बनी है। हाँ अनूप, और इसकी खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। ये जरूर ताजा लहसुन और पुदीने के पत्तों की बनी है। लेकिन आंटी के पास ये ताजा लहसुन और पुदीना के पत्ते आए कहाँ से? अगले दिन स्वाति जब बाहर टहलने निकली तो उसकी नजर अपनी मकान मालकिन के बगीचे पर गई।
मकान के पीछे मकान मालकिन का हरा भरा बगीचा फैला हुआ था। वहाँ लौकी की बेलें, टमाटर की झाड़ियाँ, हरी मिर्च, पालक और यहाँ तक कि कद्दू तक झूलते नजर आते थे। और भी कई तरह की सब्जियाँ लगी हुई थी। अरे बाप रे, इतनी सारी सब्जियाँ और वो भी इतनी ताजा। ये आंटी तो बड़ी कमाल की निकली, घर में मंडी उगा कर बैठी है। और जब घर पर ही इतनी अच्छी मंडी है तो भला क्या जरूरत है मुझे पैसे खर्च करके मंडी से सब्जियां लाने की। मैं यहाँ की ताजा सब्जियां तोड़कर ना बना लूं। स्वाद का स्वाद और बचत की बचत। तभी उसे आशा देवी की आवाज सुनाई देती है। नहीं, क्यों दूं मैं तुझे ये सब्जियां? ये मुफ्त की आती है क्या? पता है कितनी मेहनत से उगाई है मैंने ये। चल जा अब। स्वाति समझ गई कि वो उसे सब्जियां नहीं देने वाली, इसलिए उसने अब उन्हें चुराने का फैसला किया। स्वाति चंचल और थोड़ी चालाक थी। उसे अपने मायके में खेतों की ताजी सब्जियां खाने की आदत थी, पर यहाँ तो बाजार से सब्जी खरीदनी पड़ती थी। वो सब्जियों से भरा बगीचा देख बड़ी खुश हुई। वो सब्जी छुपाकर रसोई में ले आई। अरे तूने सच में तोड़ ली? अगर मकान मालकिन को पता चला तो घर से निकाल देंगी। अरे छोड़ो, ये तो उनका बगीचा है, लेकिन ऊपर वाले ने धरती सबके लिए बनाई है। स्वाति ने बड़े प्यार से टमाटर की चटनी और घी के कोफ्ते बनाए और आशा देवी को भी दे आई। आशा देवी ने जैसे ही उसके हाथ की बनी चटनी और घी की सब्जी खाई तो बड़ी खुश हुई। वाह, खाना तो ये बड़ा अच्छा बनाती है। आशा, बड़े सालों बाद इतनी अच्छी सब्जी खा रहा हूँ। मतलब मैं अच्छी सब्जी नहीं बनाती? तुम्हारे बने हुए कोफ्ते में तो समझ ही नहीं आता कि पानी में कोफ्ते डाले हैं या कोफ्ते में पानी। चुप रहिए और चुपचाप सब्जी खाइए। अब स्वाति रोज रोज थोड़ी थोड़ी सब्जी तोड़ लाती, कभी पालक की गड्डी, कभी भिंडी, कभी बैंगन, और आशा देवी को भी देकर आती। आंटी जी, अब आप दो लोग क्या ही खुद के लिए बनाएंगे? मैं बाजार से ज्यादा सब्जी ले आई थी तो सोचा थोड़ी आपको भी दे दूंगी। अरे तू कितनी अच्छी है स्वाति, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, पर तू खाना इतना अच्छा बनाती है कि मैं तुझे मना भी नहीं कर सकती। अच्छा आंटी जी, वो मुझे एक बात कहनी थी। हाँ बोलना। आप तो जानती हैं महंगाई कितनी बढ़ गई है और आजकल घर खर्च में इतना पैसा लग जाता है, फिर कुछ पैसे गांव भी भिजवाने होते हैं, तो थोड़ा किराया कम कर देती तो। और कम? जी अच्छा, वैसे आज मैं पालक पनीर बना रही हूँ, वो भी मक्के की रोटी के साथ। आप और अंकल ऊपर ही आ जाइएगा। ये सुनकर तो आशा देवी और भी खुश हो जाती हैं। ये तो और भी अच्छा हो गया, न पकाना पड़ेगा न बर्तन धोने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, हम आ जाएंगे। और सुन, अनूप को बोलना इस महीने से 3000 ही किराया देगा। धन्यवाद आंटी जी, आप बहुत अच्छी हैं। अब मैं चलती हूँ, खाने की तैयारी भी तो करनी है। स्वाति खुशी खुशी ऊपर आकर खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। अरे वाह, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मतलब अब इन्हीं की सब्जियां चुराकर इन्हें बनाकर इनको खिलाती रहूंगी और ऐसे ही अपना काम निकलवाती रहूंगी। उसने खाना बनाया और शाम को सबने मिलकर खाया। अनूप सब जानता था लेकिन डर के मारे चुप रहता, क्योंकि अंदर ही अंदर उसे भी ताजी सब्जियां खाने में मजा आने लगा। लेकिन रोज बगीचे से सब्जियां कम होती देख अब आशा देवी को शक हुआ। अगले दिन आशा देवी बगीचे में गयी तो देखा कि 2 टमाटर और 1 लौकी गायब है। अरे ये कौन मेरी मेहनत की कमाई चुरा रहा है? दिन रात खाद पानी डालूं मैं और कोई ऐसे ही तोड़ ले जाए। उन्होंने जाल बिछाया। उन्होंने रात को बगीचे में हल्का सा आटा छिड़क दिया ताकि पैरों के निशान दिख सके और उस चोर का पता लग सके। अगली सुबह उन्होंने देखा तो पैरों के निशान सीधे स्वाति के दरवाजे तक जा रहे थे। स्वाति की बच्ची, जल्दी नीचे आ, तू ही है ना मेरी सब्जी की चोरनी? जी वो मैं तो बस थोड़ी सी लेती थी। अरे आंटी जी माफ कर दीजिए, हम आगे से हाथ नहीं लगाए। आंटी जी सच बताऊं तो मुझे मायके में खेत की सब्जियों की आदत थी, यहाँ से पैसे बचाने की सोचकर मैंने ऐसा किया, गलती हो गई। आशा देवी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, स्वाति चोरी कभी अच्छी नहीं होती। अगर तुझे चाहिए था तो सीधे मुझसे कह देती, मैं इनकार करती क्या? वो उस दिन आप कमला आंटी को बोल रही थी तो। अरे वो मुई कमला तो 10 बार मुझसे लड़ती है और खुद कभी तिल का दाना तक भी नहीं देती। तो क्या आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ, लेकिन शर्त ये है कि अब से तू मेरी मदद करेगी बगीचे की देखभाल में, पानी देगी, खाद डालेगी, तब ताजी सब्जी जितनी चाहिए ले जाना। और हाँ, इन सब से भी ज्यादा जरूरी, अब से तू ही हमारे लिए 3 वक्त का खाना पकाएगी। फिर चाहे तू किराया भी मत देना, अब से किराएदारनी पकाएगी और मकान मालकिन खाएगी। हाँ। उस दिन के बाद स्वाति रोज बगीचे में काम करने लगी, पौधों से बातें करती। शांति देवी को भी अपनी बहू जैसी मददगार मिल गई, साथ ही उन्हें अब पका पकाया खाना भी मिलने लगा। सच तो ये था कि अब उन्हें भी स्वाति के हाथ का स्वाद लग गया था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।